हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस एंड आई एम धारा राठौड़। तो आज हम लोग स्टैंडर्ड 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में हमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं, अलग अलग तरह के रिएक्शंस जो होते हैं वो पढ़ने हैं। फिर केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर कोरोजन, रेंसिडिटी, ये सब भी पढ़ना है, ठीक है। तो हम डाइजेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे। तो डाइजेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है, मिल्क गेट केमिकल रिएक्शंस ऑब्जर्व्ड इन डेली लाइफ। तो हमारी डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ में हम कौन से केमिकल रिएक्शंस ऑब्जर्व करते हैं वो देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है केमिकल रिएक्शंस ऑब्जर्व्ड इन डेली लाइफ। तो उसमें सबसे पहला है मिल्क। मिल्क गेट स्पॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। मिल्क जो है वो रूम टेम्परेचर पे, अगर मिल्क को समर के टाइम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि समर के टाइम बैक्टीरिया जो है वो हाई टेम्परेचर की वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से मिल्क जो है वो स्पॉइल हो जाता है, इसलिए उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आयरन आर्टिकल्स सच एज आयरन पैन, नेल व्हेन एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर गेट कोरोडेड। आयरन आर्टिकल्स जो होते हैं जैसे कि आयरन पैन, नेल, ये सब जो है उसको ह्यूमिड एयर, ह्यूमिडिटी जो होती है उसकी वजह से ये इनके ऊपर एक अनवांटेड सा लेयर आ जाता है, जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं। तो कोरोजन हमारे इस चैप्टर के अंदर एक पूरा टॉपिक है, तो हमें वो भी पढ़ना है, ठीक है। फिर ये है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का फर्मेंटेशन मतलब ग्रेप्स के जूस को अल्कोहल में जो कन्वर्ट करते हैं उसे हम फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स बोलेंगे, अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। और फर्मेंटेशन जो है वो एक पूरा टॉपिक आया था हमारे 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है। फिर कुकिंग ऑफ फूड, फूड को कुक जो हम करते हैं, खाना पकाते हैं, वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। हम ये केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला था मिल्क गेट स्पॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। समर के टाइम दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर के जो बैक्टीरिया है वो बढ़ते जाते हैं। इसलिए मिल्क का समर के दौरान रूम टेम्परेचर में ख़राब होना वो एक केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, आयरन आर्टिकल्स जो है वो कोरोडेड, वो जो उनके ऊपर जो रस्टिंग लग जाता है, कोरोजन जो हो जाता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद ग्रेप्स का फर्मेंटेशन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद कुकिंग ऑफ फूड, खाना पकाना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। फिर डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है, हम खाना खाते हैं, फिर वो ईसोफेगस से पेट में वो सब जो होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ग्लूकोज को पायरूवेट में, फिर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हमने ये डे टू डे मतलब हमारे डेली लाइफ में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो देखा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है आयरन आर्टिकल्स, आयरन आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जो कि आयरन नेल दिया हुआ है, ये फेंसिंग दी हुई है, और ये आयरन पेन दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो, आपने ये कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, काट लग जाता है, रस्टिंग हो जाता है। तो इस केमिकल रिएक्शन में हमें जो लेयर नहीं चाहिए, ऐसा अनवांटेड सा लेयर आ जाता है, उसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर कोरोजन बोलेंगे, ठीक है। तो आयरन आर्टिकल्स सच एज आयरन पेन, ये दिया हुआ है हमें। फिर आयरन नेल, व्हेन एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर गेट कोरोडेड, जब ह्यूमिड एयर में एक्सपोज होते हैं तो वो कोरोडेड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका हमें इक्वेशन दिया हुआ है 4Fe + 3O2 + 6H2O gives us 4FeOH thrice, ठीक है।
तो ये इतना डिटेल में हमें इक्वेशन नहीं आएगा इसका, पर आगे कोरोजन के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होगा। फिर फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये एक केमिकल रिएक्शन है, हमने देखा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रेप्स के जूस को निकाल के उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का इक्वेशन है, उससे हमें क्या मिल रहा है, अल्कोहल, इथेनॉल, C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 2CO2। ठीक है, ग्रेप्स के जूस में से अल्कोहल बना रहे हैं। यहाँ पर ग्रेप का जूस जो है उसको वाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये C6H12O6 जो है, इससे इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो आया था ये उसी का है, उसको थोड़ा सा डिटेल में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूकोज रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, तो ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है। फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस, एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज मतलब C6H12O6। अब इसका साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट बन जाएगा, मतलब 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा C3H6O3 प्लस एनर्जी मिलेगी हमें। ठीक है, अब इसी को ऑक्सीजन की एब्सेंस में लेके जाएंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। इथेनॉल था C2H5OH, इथेनॉल मतलब C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है इथेनॉल C2। उसके बाद ऑक्सीजन की कमी में, लैक ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पर लैक्टिक एसिड मतलब C3H6O3 प्लस एनर्जी मिलेगी। और फिर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन CO2 H2O और एनर्जी। ठीक है, ये थी रेस्पिरेशन की प्रोसेस, और इसका ये जो पूरा है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करके आया है चैप्टर 5 में। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो पूरा होता है। केमिकल रिएक्शंस ऑब्जर्व्ड इन डेली लाइफ, केमिकल रिएक्शंस ऑब्जर्व्ड इन डेली लाइफ। ठीक है, तो मिल्क गेट्स स्पॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। समर के टाइम पे मिल्क जो है वो रूम टेम्परेचर में भी ख़राब हो जाता है, वो खट्टा पड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर के जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते जाते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से। मिल्क जो है वो समर के टाइम पे ख़राब हो जाता है, क्योंकि हायर टेम्परेचर प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद हमने देखा आयरन आर्टिकल्स, हमने नीचे फोटो भी देखा, इक्वेशन भी देखा। आयरन आर्टिकल्स जैसे कि आयरन पेन, नील, जब ह्यूमिड एयर में एक्सपोज हो जाते हैं तब इनके ऊपर एक अनवांटेड लेयर आ जाता है, तो इसे हम बोलेंगे कोरोजन। ठीक है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। फिर फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का भी हमने फोटो देखा, उधर ग्रेप के जूस में से वाइन बना रहे थे। हमने इक्वेशन भी देखा C6H12O6, फिर आगे जाके हमें मिल रहा है C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये था फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज एनारोबिक, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड, खाना पकाना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। फिर डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी, हम खाना खा लेते हैं, खाना जो है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, और उसका जो डाइजेशन है, खाना जो खाया, वो जो खाना बना वो केमिकल रिएक्शन से बना, और जो हमने खाना खाया फिर हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है।
इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। हमने देखा C6H12O6, फिर साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट बन रहा है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, उसके बाद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल मिला हमें। तो ऐसे ये जो है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, आई होप हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छे से किया। उसके बाद हम आते हैं एक्टिविटी 1.1 पे, जिसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है। मैंने मैग्नीशियम की रिबन को जलाया था, रिबन लेके उसको सैंड पेपर से रब करने के बाद उसको हमने जलाया था, जिससे हमें डेजलिंग वाइट फिल्म देखने को मिली थी। तो आप लोग वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, टू स्टडी द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को हम हवा में, एयर में जलाएंगे। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो हमें डेजलिंग वाइट फिल्म मिलेगा। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमें उसे सैंड पेपर से रब करना पड़ेगा। सैंड पेपर से रब करेंगे तो मैग्नीशियम रिबन सिल्वरी वाइट कलर की दिखेगी और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इजीली जल जाती है। इसलिए हमने मैग्नीशियम रिबन को चूज़ किया क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, आपके डाइजेस्ट में अलग अलग क्वेश्चंस है कि हमने मैग्नीशियम रिबन को क्यों सिलेक्ट किया, वो कौन से कलर की है, तो ये सब उसके आंसर्स है। मैग्नीशियम रिबन इज़ हाईली रिएक्टिव एंड बर्न्स इजीली इन एयर। मैग्नीशियम रिबन जो है वो हाईली रिएक्टिव है और वो इजीली जल जाती है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन इनिशियली रब्ड विथ सैंड पेपर। मैग्नीशियम रिबन को जब हम सैंड पेपर से रब करेंगे, सबसे पहले तो मैग्नीशियम रिबन ऑलरेडी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसलिए उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर होगा। उस लेयर को जब हम हटाएंगे तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो सिल्वरी वाइट कलर की लगेगी, सिल्वरी वाइट कलर की दिखेगी। तो मतलब मैग्नीशियम रिबन का जो कलर है वो सिल्वरी वाइट कलर का है। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन इनिशियली रब्ड विथ सैंड पेपर अपीयर्स सिल्वरी वाइट। मैग्नीशियम रिबन को जब हमने सैंड पेपर से रब किया तो वो कौन से कलर की दिखी हमें, सिल्वरी वाइट। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन्स बर्न्स विथ डेजलिंग वाइट फ्लेम, ये हमने पहले ही चर्चा की और इसके बारे में शायद 7th या 8th स्टैंडर्ड में आया था आपको, मतलब पूरा टॉपिक नहीं था पर कुछ कंबशन एंड फ्लेम नाम का कोई चैप्टर था, उसके अंदर आया था। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन जो है सबसे पहले तो मैग्नीशियम रिबन लेनी है, पर वो जो मैग्नीशियम रिबन है उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर होगा। तो वो ऑक्साइड का लेयर जब हम सैंड पेपर से हटाएंगे तो वो सिल्वरी वाइट कलर की दिखेगी। इसका मतलब मैग्नीशियम रिबन का जो कलर है वो सिल्वरी वाइट है। उसके बाद उसको जलाएंगे तब भी हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड ही मिलेगा, वो जो ऑलरेडी उसके ऊपर एक लेयर होती है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग वाइट फ्लेम। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करने के बाद हमने उसको जलाया तो वो कौन से फ्लेम के साथ जलेगी, डेजलिंग वाइट कलर के फ्लेम के साथ, डेजलिंग वाइट फ्लेम। ठीक है, वाइट एश कलेक्टेड इन वॉच ग्लास इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो उसकी जो राख बचेगी, उसकी जो राख है वो राख क्या होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तब हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये 4 चीज़ें थी इस एक्टिविटी में, फिर 5वां ये इक्वेशन था। तो मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो ये इक्वेशन भी यही बोल रहा है कि मैग्नीशियम प्लस 2Mg प्लस O2 गिव्स अस 2MgO। ओके, टू स्टडी द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यहाँ पर हम मैग्नीशियम रिबन को लेके जलाने तक क्या क्या हो रहा है वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने मैग्नीशियम रिबन ली। मैग्नीशियम रिबन हाईली रिएक्टिव है और वो एयर में इजीली जल जाती है। उसके बाद मैग्नीशियम रिबन को जब हमने सैंड पेपर से रब किया
तो वो सिल्वरी वाइट कलर की निकली। उसके बाद मैग्नीशियम रिबन को जब हमने जलाया तो डेजलिंग वाइट फ्लेम निकला, डेजलिंग वाइट फ्लेम। उसके बाद ये जो वाइट फ्लेम हो गया, फिर मैग्नीशियम रिबन की जो राख थी, ऐश, मैग्नीशियम रिबन की जो ऐश थी, राख, वो राख जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, वो राख जो था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था। और इसका इक्वेशन बहुत इजी है, 2Mg + O2 gives us 2MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। 2Mg + O2, 2Mg + O2 gives us 2MgO, ठीक है। आई होप ये वाली एक्टिविटी हमने अच्छे से की। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.2 है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच का रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच का रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस है कि लेड नाइट्रेट जो है, उस लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन का कलर कौन सा है। तो लेड नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस है। हाँ, पर लेड नाइट्रेट का पाउडर जो होता है वो वाइट कलर का होता है, वो वाइट कलर का होता है। लेकिन लेड नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है। उसके बाद द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज कलरलेस। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन का कलर कौन सा है, तो वो भी कलरलेस है, और पोटेशियम आयोडाइड का कलर कौन सा है, तो वो भी कलरलेस है। पर लेड नाइट्रेट का पाउडर और पोटेशियम आयोडाइड दोनों का ही पाउडर वाइट कलर का है, ठीक है। पर यहाँ पे हमें सॉल्यूशन पूछा है, तो सॉल्यूशन जो होता है वो दोनों का कलरलेस होता है। फिर PBI, लेड आयोडाइड इज येलो, जो इन दोनों का रिएक्शन हुआ उसके बाद जो हमें मिला उसमें आता है लेड आयोडाइड। ये इक्वेशन है। इक्वेशन ऐसे बड़ी दिख रही है पर बहुत इजी है। PbNO3 ट्वाइस एक्वियस प्लस, सॉल्यूशन है इसलिए एक्वियस है दोनों, तो इन दोनों का रिएक्शन होके हमें PbI2 + 2KNO3 मिला। तो PbI2 जो है वो सॉलिड है और KNO3 जो है वो एक्वियस है। PbI2 सॉलिड है, इसका मतलब ये जो है वो प्रिसिपिटेट है। प्रिसिपिटेट का भी आगे हमें, प्रिसिपिटेट के रिएक्शंस भी आगे हमें आएंगे, तो हमें आगे वो सीखना है। लेकिन यहाँ पर हमें बस इतना बोला है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि पोटेशियम PbNO3 ट्वाइस प्लस 2Ki हो रहा है, इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अदला बदली हो रही है। Pb जो है वो I के साथ चला जाएगा और K जो है वो NO3 के साथ चला जाएगा। तो ये अपना पार्टनर चेंज कर रहा है और ये भी अपना पार्टनर चेंज कर रहा है, तो ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ, इसलिए यहाँ पर अदला बदली हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर अदला बदली हो रही है पार्टनर्स की, इसलिए हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। पर ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ये जो है वो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिल रहा है जो कि सॉलिड में है, तो इसलिए इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन अब हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मानते हैं।
ठीक है, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मानेंगे। यहाँ पर लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का जो हमने रिएक्शन देखा उसमें हमें मिलेगा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को हमने मिलाया तो हमें मिलेगा पोटेशियम, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये पोटेशियम नाइट्रेट है और ये जो है वो लेड आयोडाइड है। ठीक है, ये वाली एक्टिविटी में क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें पूछा था व्हाट इज द कलर ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस है। फिर एक्वियस सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड के एक्वियस सॉल्यूशन का कलर क्या है, तो वो भी कलरलेस है। उसके बाद जो हमें रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिला जो कि था लेड आयोडाइड PbI2, ये कौन से कलर का था, तो वो हमें पूछा था, तो हमने बता दिया कि वो येलो कलर का। यहाँ पर हमें रिएक्शन दिख रहा है, ये जो येलो कलर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो PbI2 जो था लेड आयोडाइड, वो कौन से कलर का मिला हमें, वो कौन से कलर का मिला हमें, वो हमें येलो कलर का मिला। ठीक है, आई होप ये एक्टिविटी हो गई होगी। उसके बाद हम आते हैं एक्टिविटी 1.3 पे, जो कि है जिंक मेटल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों में से कोई भी एसिड ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम देखेंगे जिंक मेटल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच का रिएक्शन। ठीक है, तो ग्रैन्यूल्स, the granules of zinc react with dilute hydrochloric acid evolving hydrogen gas। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है हमने, पर सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे तो उसमें भी हमें रिजल्ट यही मिलेगा। ठीक है, तो ग्रैन्यूल, जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए हैं, तो जिंक के ग्रैन्यूल्स को जब हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाला तो वो उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। जैसे कि ये हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अंदर अगर हम जिंक के ग्रैन्यूल्स डालेंगे जो कि ऑलरेडी इधर डले हुए हैं, तो फिर इसमें से हमें हाइड्रोजन गैस इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर हाइड्रोजन गैस है तो हैंस बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस अपीयर अराउंड ग्रैन्यूल्स ऑफ जिंक, तो यहाँ पर बबल्स दिखेंगे, आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर बबल्स है, हाइड्रोजन गैस है इसलिए बबल्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन था उसमें तो हीट निकल रही है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। The conical flask becomes hot which can be felt on touching to it। ये जो conical flask हमने लिया है, ये जो conical flask हमने लिया है जिसमें ये एक्टिविटी कर रहे हैं, वो भी गर्म हो जाएगा क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो फिर ये जो conical flask है वो भी गर्म हो जाएगा। और ये गर्म हुआ है कि नहीं वो हमें पता चल जाएगा इसको टच करके, टचिंग टू इट। फिर इस रिएक्शन का हमें इक्वेशन दिया हुआ है Zn प्लस 2HCl गिव्स अस ZnCl2 प्लस H2। तो यहाँ पर हमने रिएक्शन देखा जिंक मेटल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते। तो जिंक के ग्रैन्यूल्स जो लिए थे हमने, जिंक मेटल के जो हमने ग्रैन्यूल्स लिए थे, उसने हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करके
हाइड्रोजन गैस इवॉल्व किया और ये जो कॉनिकल फ्लास्क था वो पूरा गर्म हो गया। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि कॉनिकल फ्लास्क गर्म हो गया है? तो उसको टच करेंगे तो पता चल जाएगा। फिर हमें इक्वेशन दिया हुआ है, Zn + 2HCl gives a ZnCl जिंक क्लोराइड। ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड और H2 मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। Zn मतलब जिंक, 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमने लिया है वो, और ZnCl2 मतलब कि जिंक क्लोराइड और H2 मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। इधर तक हो गया है हमारा। लास्ट है द रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन जिंक ग्रैन्यूल्स एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रही है, इसमें गैस इवॉल्व, ये जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व हो रहा है और हमने देखा कि ये गर्म हो गया है, तो इसका मतलब हीट रिलीज हो रही है, गर्माहट आ रही है, तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन था वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो एक्टिविटी की थी मैग्नीशियम रिबन की, उस एक्टिविटी में क्या था? उस एक्टिविटी में हमने क्या देखा? मैग्नीशियम रिबन कौन से कलर की होती है? वो हाईली रिएक्टिव है। फिर उसकी जो हमें राख मिली वो क्या है, उसका जो इक्वेशन है वो क्या है, वो सब हमने देखा था। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टू स्टडी द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जलती है तब क्या होता है? तो मैग्नीशियम रिबन को हमने क्यों चूज़ किया है? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो है वो हाईली रिएक्टिव है एंड बर्न्स इजीली इन एयर, हवा में वो आराम से जल जाती है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन इनिशियली रब्ड विथ सैंड पेपर अपीयर्स सिल्वरी वाइट। मैग्नीशियम रिबन को जब हम सैंड पेपर से रब करेंगे तो वो सिल्वरी वाइट कलर की हमें दिखेगी, ठीक है। कोई नींद में भी उठा के पूछे तो हमें पता चल जाना चाहिए कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम सैंड पेपर से रब करेंगे तो वो कौन से कलर की दिखेगी? तो सिल्वरी वाइट। मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाएंगे तो वो कौन सा फ्लेम आएगा? डेजलिंग वाइट फ्लेम। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ डेजलिंग वाइट फ्लेम। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ डेजलिंग वाइट फ्लेम। और उसके बाद वाइट ऐश जो कलेक्ट की मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद, मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद जो हमने ऐश कलेक्ट की वो कौन सी है? किसकी है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। और इसका इक्वेशन है 2Mg + O2 gives us 2MgO, ठीक है। अब हम आते हैं एक्टिविटी 1.2 पे, जो कि थी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की, जहाँ पर हमें मिलता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन लिया था हमने वो कौन सा था, कैसा था? कलरलेस। सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज ऑल्सो कलरलेस। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों लिया था हमने और दोनों ही कलरलेस थे। उसके बाद जो रिएक्शन हुआ, उसके बाद जो हमें लेड आयोडाइड जो मिला PbI2 वो था येलो कलर का। मतलब ये हमने वाइट, ये कलरलेस डाला, ये भी कलरलेस डाला, लेकिन रिएक्शन में हमें ये येलो कलर का मिला जो कि प्रेसिपिटेट, गाढ़ा गाढ़ा था, सॉलिड था वो, ठीक है। तो PbI2 इज येलो। PbI2 हमें रिएक्शन के बाद मिला, प्रोडक्ट है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया हुआ है PbNO3 ट्वाइस प्लस 2Ki, तो हमें मिलेगा PbI2 + 2KNO3, ठीक है। ये है लेड आयोडाइड और ये है पोटेशियम नाइट्रेट।
आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और ये जो रिएक्शन था यहाँ पर अदला बदली हो रही है, Pb और NO3 ये दोनों थे, Pb और NO3 ट्वाइस ये दोनों थे, लेकिन ये दोनों अलग अलग हो गए और Pb जो था वो यहाँ वाले I के साथ चला गया, यहाँ वाले I के साथ चला गया, और NO3 जो था वो K के साथ चला गया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये जो अदला बदली हो रही है, उसीलिए ये जो रिएक्शन है वो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर एक सॉलिड बन रहा है जो कि है PbI2, यहाँ पर हमें बता रहे हैं सॉलिड। तो ये एक सॉलिड मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है जिसे हम प्रिसिपिटेट बोलेंगे। समझ में आया? ओके, अब हम आते हैं एक्टिविटी 1.3 पे। एक्टिविटी 1.3 है जिंक मेटल का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाने की। ठीक है, तो जिंक मेटल के ग्रेन्यूल्स को अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डालेंगे तो हीट रिलीज होगी, तो फिर हमें गरम गरम लगेगा, और हीट रिलीज हो रही है, उसी की वजह से ये जो रिएक्शन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ग्रेन्यूल्स ऑफ जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक के जो ग्रेन्यूल्स है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, और इसीलिए हैंस बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के बबल्स हमें जिंक ग्रेन्यूल्स के पास दिख रहे हैं, क्योंकि जिंक ग्रेन्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड दोनों में से कोई भी उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, और हाइड्रोजन गैस के बबल्स हमें जिंक के ग्रेन्यूल्स के पास दिखेंगे। यहाँ पर हमें फोटो में दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हीट वाला है, कॉनिकल फ्लास्क बिकम्स हॉट विच कैन बी फेल्ट ऑन टचिंग टू इट। कॉनिकल फ्लास्क, ये क्योंकि हीट रिलीज हो रही है इसलिए ये जो कॉनिकल फ्लास्क है वो गर्म है, और हम इसको टच करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना गर्म है। ठीक है, और हमें इक्वेशन दिया हुआ है Zn + 2HCl gives us ZnCl2 + H2 जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अस जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। उसके बाद रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि हीट इसमें रिलीज हो रही है। इधर तक हमारा हो गया एक्टिविटी 1.3 तक। आई होप आप सबका भी हो गया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं डाइजेस्ट के क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 था जिसके अंदर हमने केमिकल रिएक्शंस देखे थे, मिल्क गेट स्पॉइल्ड वाला, फिर डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, फिर इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। उसके बाद फिर हमने 3 एक्टिविटी देखी, एक थी मैग्नीशियम रिबन की, एक थी लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड वाली, और एक एक्टिविटी थी जिंक ग्रेन्यूल्स जिंक मेटल का रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम आते हैं डाइजेस्ट के क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि है टाइप्स ऑफ चेंजेस ऑब्जर्व ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइम कौन से चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं, कौन से अलग अलग तरह के चेंजेस आते हैं। ठीक है, चेंज इन कलर में चेंज आता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर वाली एक्टिविटी देखी थी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, उसके अंदर PbI2 जो था वो हमें कौन सा येलो कलर का मिला था, जबकि दोनों जो सॉल्यूशन हमने
रिएक्ट करने के लिए लिए थे, दोनों जो रिएक्टेंट्स थे वो कौन से कलर के थे? कलरलेस थे, वो कलरलेस थे। तो यहाँ पर चेंज इन कलर हुआ रिएक्शन के बाद, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के टाइम कलर में चेंज आ सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अभी हमने ऊपर देखा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक मेटल को लेके हमने जो रिएक्शन किया था उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ था, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है। फिर चेंज इन टेम्परेचर में चेंज आ सकता है। अभी हमने ऊपर देखा था जिंक मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड किया तो फिर वो गर्म होने लगा था, हीट रिलीज हो रही थी, तो चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। फिजिकल स्टेट में चेंज आ सकता है, जैसे कि यही वाला, ये जो था वो हमें सॉलिड प्रेसिपिटेट मिला था, जबकि दोनों जो थे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, वो दोनों जो थे वो कलरलेस थे, तो हमें आगे येलो मिला। और वो दोनों जो थे वो एक्वियस, मतलब सॉल्यूशन था उन दोनों का, पर हमें ये सॉलिड मिला था, मतलब फिजिकल स्टेट में चेंज आ सकता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि हमें कौन से चेंजेस दिखते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो हमें 4 तरह के चेंजेस दिख सकते हैं। कौन से? चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट में भी चेंज आ सकता है। सबसे पहला क्या है? कलर, जिसका मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दिया। फिर है गैस, फिर है टेम्परेचर, उसके बाद है फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाउ इज द केमिकल रिएक्शन रिटर्न, एक्सप्लेन इट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा है कि केमिकल रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं और उसे कैसे लिखना है वो हमें एक सुटेबल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है, बताना है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है Mg + O2 gives us MgO, ऐसा करके ये इक्वेशन का एग्जाम्पल लिया है हमने। तो यहाँ पर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर यह एक्टिविटी में हमने पहले ही देखा, मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ऐश, वॉच ग्लास में ऐश ली थी हमने, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो वो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसी रिएक्शन को, द रिएक्शन इज कन्वीनियंटली डिस्क्राइब्ड बाय अ केमिकल इक्वेशन एज शोन बिलो। तो यही रिएक्शन, ये जो हो रहा है, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। अब इसी चीज़ को हम ऐसे इक्वेशन में भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो Mg + O2 gives us MgO। तो इसका मतलब और इसका मतलब तो सेम ही हुआ, ठीक है। तो हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में Mg और O2 ये दोनों केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है,
इसीलिए इन दोनों को हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे। ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स है, ठीक है। और ये दोनों ने रिएक्शन किया तब हमें MgO मिला, तो इसीलिए हम MgO को हमारा प्रोडक्ट बोलेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। Mg and O2 undergo chemical reaction are called reactants and MgO is known as product which is formed at the end of the reaction। ये दोनों ने रिएक्ट किया एक दूसरे के साथ तब हमें ये मिला, इसीलिए ये दोनों रिएक्टेंट्स है और वो हमारा प्रोडक्ट है, वो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है, इसीलिए उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स जो है आर ऑलवेज, सबसे पहली बात हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमें ये बताना है कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, इसलिए हम केमिकल इक्वेशन को लिखना सीख रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द एरो इन द केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर अब हमें बता रहे हैं कि रिएक्टेंट्स किस साइड पे लिखना है और प्रोडक्ट किस साइड पे लिखने हैं। तो रिएक्टेंट्स हमेशा एरो के लेफ्ट साइड होंगे, लेफ्ट साइड, और प्रोडक्ट जो है वो हमेशा एरो के उस साइड मतलब राइट साइड में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, एक केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं वो देखा। वो दो लोग जो रिएक्ट कर रहे हैं वो दोनों क्या है, वो दो एलिमेंट, या फिर हम ये जो A और B है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हम उन्हें रिएक्टेंट्स बोलेंगे। और प्रोडक्ट में हमें A भी मिल रहा है, मतलब इन दोनों के रिएक्शन के बाद हमें A भी मिल रहा है, तो A भी हमारा प्रोडक्ट हुआ, A भी हमारा प्रोडक्ट हुआ। अगर अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में लिखना, ठीक है। ये दोनों रिएक्टेंट्स है और ये A भी जो है वो प्रोडक्ट हुआ। अब हमें बताया है कि रिएक्टेंट्स कौन से साइड लिखेंगे और उसका जो प्रोडक्ट है वो कौन सी साइड लिखेंगे। तो रिएक्टेंट्स जो है आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट साइड में लिखेंगे और प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स के रिएक्शन की वजह से जो चीज़ हमें मिली वो हमारा प्रोडक्ट है, और वो जो प्रोडक्ट है वो हमेशा राइट साइड, लेफ्ट और राइट साइड किसके, एरो की लेफ्ट साइड और एरो की राइट साइड, ठीक है। मतलब कि सिंपली एरो के इस साइड जो है वो रिएक्टेंट्स होंगे और एरो के उस साइड जो है वो प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में Mg और O2 केमिकल Mg और O2 रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो दोनों हमारे रिएक्टेंट्स है और MgO जो है वो हमारा प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखते, प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड पे लिखते, ठीक है। द साइन the sign arrow is put between the reactants and products। ये जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के बीच में ये जो साइन है, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के बीच में ये एरो की साइन लगाई जाती है, दिस वन, ठीक है। ये एरो की साइन लगाई जाती है। If more than one reactants are involved in the reaction, अगर एक से ज़्यादा, जो कि इधर है, इधर दो रिएक्टेंट्स है, तो अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन के अंदर, तो दो रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस का साइन डालेंगे, ठीक है। आर इन्वॉल्व इन द
reaction, then plus sign is written between them. Similarly, if more than one products are formed, then also plus sign is placed between them. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे A, B, C, A, C, B, ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 चीज़ें हैं एरो के इस साइड, ये तीनों क्या हुई, रिएक्टेंट्स हुई, ये हमारे रिएक्टेंट्स हुए, और ये जो हमें मिल रहा है वो हमारा प्रोडक्ट हुआ, एरो के उस साइड वाला प्रोडक्ट और एरो के इस साइड वाले रिएक्टेंट्स। अब 1 2 3 रिएक्टेंट है, तो तीनों के बीच में मुझे प्लस की साइन लगानी है, ठीक है, और ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा है, MgO प्लस डैश, तो डैश डैश जो है उसके बीच में भी हमें प्लस लगाना है, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट उतने ज़्यादा प्लस लगाने हैं। जैसे A और B हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है, A प्लस B ये हमारा प्रोडक्ट है, प्लस C प्लस D, तो ऐसे हर एक के बीच में प्लस की साइन लगानी है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी हमने अच्छे से किया होगा। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर तो सबका क्लियर होगा। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। फिर द रिएक्शन इज कन्वीनियंटली डिस्क्राइब्ड बाय केमिकल इक्वेशन एज शोन बिलो। ये जो हमने बोला मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। इसी चीज़ को हम इक्वेशन में ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स अस MgO। तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर Mg और O2 मिलके रिएक्ट कर रहे हैं, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स, और ये एरो के इस साइड है, ठीक है। ये दोनों हो गए हमारे रिएक्टेंट्स, और MgO इज नोन एज प्रोडक्ट, जो कि हमें मिला है, विच इज ऑब्टेन्ड, हमें मिला है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन के एंड में, इन दोनों के रिएक्शन के बाद हमें MgO मिला, इसलिए ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, प्रोडक्ट्स जो है वो हमेशा राइट साइड पे लिखेंगे। लेफ्ट और राइट साइड किसकी, एरो की लेफ्ट साइड और एरो की राइट साइड, ये बीच में एरो होगा, इस साइड जितना रिएक्टेंट्स है वो, और उस साइड जितने प्रोडक्ट्स हैं वो, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स को हमेशा एरो की लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और प्रोडक्ट्स को हमेशा एरो की राइट साइड पे लिखेंगे। उसके बाद द साइन एरो इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये भी हमने देखा, Mg प्लस O2, तो MgO, तो ये प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट्स है, तो इन दोनों के बीच में एरो की साइन है, एरो की साइन। और अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स है तो प्लस की साइन आएगी, और ऐसे ही अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स है तो उनके बीच में भी प्लस की साइन आएगी, बस सिंपल है, ठीक है। अब हमने केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को लिखना तो कैसे लिखते वो तो देख लिया। अब हमें देखना है कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से क्या मतलब है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, what is meant by unbalanced chemical equation। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से क्या मतलब है, मतलब वो क्या है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
तो केमिकल इक्वेशन इज रिटन मोर कंसाइसली बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। केमिकल इक्वेशन को हम शॉर्ट में इजीली लिख सकते हैं, वर्ड्स को यूज़ ना करके, केमिकल फॉर्मूला को यूज़ करके। जैसे कि हमने ऊपर ही देखा था, ये जो है हमने ये देखा मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो सेम चीज़ है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे हम शॉर्ट में और इजीली उसको लिख सकते हैं केमिकल फॉर्मूला यूज़ करके। तो यही सेम चीज़ हमें बोली है कि ये जो केमिकल इक्वेशन है उसे हम और भी शॉर्ट में इजीली लिख सकते हैं केमिकल फॉर्मूला यूज़ करके। तो इस इक्वेशन को हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर Mg एक है तो वहाँ पे भी एक है, लेकिन यहाँ पर O2 है लेकिन उस साइड O1 ही है, इसलिए ये जो इक्वेशन होगी वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, तो इन द अबव इक्वेशन मास एंड नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट सेम ऑन बोथ साइड्स। मास और नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे सेम टू सेम नहीं है, इसलिए ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। हैंस दिस इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। तो यहाँ पर भी हमने मैग्नीशियम रिबन का ही इक्वेशन लिया है, Mg + O2 gives us MgO। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, Mg तो एक ही है, Mg का तो एक ही एटम है, लेकिन O2 जो है वो O2 है और यहाँ पर O2 नहीं है, वो O1 ही है। इसीलिए मास और नंबर ऑफ एटम्स इस साइड बोथ साइड्स का मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड पे मास और नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है, इसीलिए ये जो केमिकल इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड होगी। और इस इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। एक बार वापस से कर लेते हैं ये क्वेश्चन 4। What is meant by unbalanced chemical equation? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन जो है उसे हम शॉर्ट में इजीली लिख सकते हैं बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स यूज ना करके केमिकल फॉर्मूला यूज करके उसे हम इजीली शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, देन सच इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। हमें एग्जाम्पल, हमने इधर भी Mg + O2 वाला ही एग्जाम्पल लिया है, Mg + O2 gives us MgO। तो इन द अबव इक्वेशन, ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है वहाँ पर हमने पहले ही चर्चा की, Mg जो है वो एक है, उस साइड भी एक है तो ठीक है, लेकिन O2 जो है वो इस साइड O2 है और उस साइड सिर्फ O है। ठीक है, इसीलिए इस साइड और उस साइड मास और नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है, इसीलिए ये जो केमिकल इक्वेशन है वो होगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या तो फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। मैग्नीशियम रिबन का इक्वेशन है ये, इसीलिए हमने इसको स्केलेटल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर बोला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। हमने इतना सब किया है। सबसे पहले हमने केमिकल रिएक्शंस ऑब्जर्व्ड इन डेली लाइफ किया था, मिल्क गेट स्पॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। उसके बाद आयरन आर्टिकल सच एज आयरन पैन, नेल व्हेन एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर गेट कोरोडेड। फिर फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। उसके बाद हमने ये फोटोज़ देखे थे, केमिकल इक्वेशन देखा था, यहाँ पर भी इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। फिर हमने एक्टिविटी 1.1 की थी जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था। उसके बाद हमने इक्वेशन देखा था 2Mg + O2 gives us 2Mg। ओके, तो ये जो हमने नीचे जो इक्वेशन लिए हैं Mg के,
वो हमने सिंपल Mg प्लस O2 गिव्स अस MgO ऐसे लिया था, लेकिन ये जो है वो प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन है। यहाँ पर भी 2Mg है, वहाँ पर भी 2Mg है, यहाँ पर भी O2 है, ये भी O2 है। ठीक है, तो ये वाला बैलेंस था, जस्ट बता दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद हमने एक्टिविटी 1.2 की, जिसके अंदर हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन देखा था, जिसमें हमने देखा था लेड नाइट्रेट कलरलेस है, पोटेशियम आयोडाइड भी कलरलेस है, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट मिला हमें PbI2 वो येलो है, और ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन जिंक मेटल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें भी हमने देखा था कि गर्म मतलब हीट रिलीज हो रही है, जिंक ग्रैन्यूल्स के पास हमें हाइड्रोजन के बबल्स दिख रहे हैं। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, Zn+2HCl ZnCl2 + H2। उसके बाद डाइजेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 किया था हमने, टाइप्स ऑफ चेंजेस ऑब्जर्व ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जिसमें चेंज इन कलर था, फिजिकल स्टेट था, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, चेंज इन टेम्परेचर, जिसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था ऊपर वाली एक्टिविटीज़ में से। उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं वो देखा था, Mg + O2 का एग्जाम्पल लेके। फिर डाइजेस्ट का क्वेश्चन नंबर 4 देखा था, जो कि था अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब हम आते हैं स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, वो ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले तो अगर हमें बताना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर एज फॉलोज। इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो हमें बोला है। तो नंबर 1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन कैन बी नोन बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो कितने मोल्स है रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट्स के, उस रिएक्शन में कितने मोल्स, उस रिएक्शन के अंदर कितने मोल्स इन्वॉल्व है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में, वो पता चल जाएगा हमें। उसके बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिव्स डिटेल्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स यूज्ड एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होगी तो हमें उससे रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड, मतलब रिएक्टेंट ये जो दोनों को मिला के जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसमें कितना यूज़ किया और कितना क्वांटिटी बना वो पता चल जाएगा। ठीक है, एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। उसके बाद फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन बी नोन, उससे हमें फिजिकल स्टेट्स भी पता चल जाएगा। एक केमिकल रिएक्शन, प्रॉपर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें ऐसे SL AQ और G प्रॉपर ऐसे दिया हुआ होता है। उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, उसका स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वियस है, गैस है, तो हमें वो पता चल जाएगा कि ये जो इक्वेशन है उसमें ये वाला जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड है या लिक्विड है, ये वाला जो रिएक्टेंट है वो एक्वियस है, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो सॉलिड है, लिक्विड है। तो ये इम्पोर्टेंस है, ये तीन इम्पोर्टेंस है। उसके बाद बस इतना ही है ये क्वेश्चन, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा था, हमें बोला था कि हमें इम्पोर्टेंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की इम्पोर्टेंस क्या है वो बताना है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर एज फॉलोज। 3 इम्पोर्टेंस दी हुई है हमें वो 3 लर्न करनी है, हमें वो बाय हार्ट लर्न हो जानी चाहिए। सबसे पहले तो है नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ मोल्स इसमें इन्वॉल्व है इस केमिकल इक्वेशन में, मोल्स वाला था। फिर सेकंड नंबर था क्वांटिटी वाला,
क्वांटिटी और थर्ड नंबर था फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स इस केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो हमें क्वांटिटी भी बता देता है कि रिएक्टेंट की कितनी क्वांटिटी है, प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी है, मतलब कितना रिएक्टेंट जो है वो हमने यूज़ किया है जिससे हमें कितना प्रोडक्ट मिला है, उसकी क्वांटिटी बताता है। तो सेकंड पॉइंट जाता है क्वांटिटी को। फिर थर्ड है फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन बी नोन। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो फिजिकल स्टेट है वो भी हम जान जाएंगे, हमें वो भी पता चल जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंस है किसके, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाई इज द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एसेंशियल। तो इम्पोर्टेंस देख ली, अब हम वो एसेंशियल क्यों है वो देखेंगे। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम ऑन बोथ साइड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जैसे कि Mg प्लस O2 है तो MgO, तो यहाँ पर ये दो है पर ये एक ही है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन दो है पर उस साइड ऑक्सीजन एक ही है। पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दोनों साइड पे सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 2 लगा देंगे और यहाँ पर अगर हम 2 लगा देंगे तो यहाँ पर 2 Mg है, यहाँ पर भी 2 Mg है, फिर यहाँ पर O2 है तो यहाँ पर भी 2 MgO, मतलब O तो 2 ही है तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो इससे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स, हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे सेम होते हैं। जहाँ जैसे यहाँ पर O2 था तो वहाँ पर भी 2 एटम्स होने चाहिए O के। ठीक है, दोनों साइड पे हर एक एलिमेंट के एटम्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये हमारे चैप्टर नंबर स्टैंडर्ड 9 में आया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते केमिकल रिएक्शन में। तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग एक केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये देखो, तो यहाँ पर तो 2 ही एटम थे और वहाँ पर जाकर एक ही एटम मिला। तो ये जो था वो एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसलिए था क्योंकि एक तो दोनों साइड पे एलिमेंट के जो एटम्स हैं और मास जो है वो सेम नहीं था, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम ना तो मैटर को क्रिएट कर सकते हैं ना तो ये 2 था उधर 1 हो गया, इसका मतलब डिस्ट्रॉय हुआ है, पर हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते उसको। इसीलिए केमिकल इक्वेशन का बैलेंस रहना या हमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम ऑन बोथ साइड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स, एक एलिमेंट जैसे कि यहाँ पर O2 है तो ये एक एलिमेंट है, इसके नंबर ऑफ एटम्स O2 मतलब O के 2 एटम, ये 2 एटम है O के, तो ये एक एलिमेंट है, इसके 2 एटम,
O एक एलिमेंट है, इसके 2 एटम, ठीक है। तो एलिमेंट के एटम्स जो है वो दोनों साइड पे सेम होने चाहिए, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर जो है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, हैंस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मस्ट बी इक्वल। इसीलिए रिएक्टेंट्स मतलब लेफ्ट साइड में जितना भी है उसका मास राइट साइड वाले मास से इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसीलिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल, ठीक है। एज अ रिजल्ट इट इज एसेंशियल, ये जरूरी है कि नंबर ऑफ एटम्स to keep the number of atoms equal in both sides of chemical reaction। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे इक्वल रखें एक केमिकल रिएक्शन में। Thus it is the basic need to balancing the chemical equation। इसीलिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट दोनों साइड, बोथ साइड पे सेम रहेगा, रिमेन्स सेम ऑन बोथ साइड, रिमेन्स द सेम ऑन बोथ साइड, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन केमिकल रिएक्शन। इसीलिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मस्ट बी इक्वल। एज अ रिजल्ट ये ज़रूरी है कि हम नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे सेम रखें, इसीलिए बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज द बेसिक नीड। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हमने पढ़ा, हमने सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस देखे थे, उसके बाद 3 एक्टिविटी देखी, अलग अलग रिएक्शंस हो रहे थे उन एक्टिविटी में। उसके बाद फिर हमने केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते वो देखा। उसके बाद अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। बैलेंस करने के लिए अलग अलग स्टेप्स होते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन how do you balance the chemical equation, how do you balance the chemical equation, explain it stepwise with suitable illustration। अब इक्वेशन कौन सा लिया है हमने, ये वाला इक्वेशन लेते हैं, Fe plus H2O gives us Fe3O4 plus H2, ये वाला इक्वेशन कंसीडर करते हैं। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स है, ठीक है। तो स्टेप 1 है टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले फर्स्ट प्लेस ईच फॉर्मूला इन द बॉक्स। हर एक फॉर्मूला, जैसे ये है, इसको एक बॉक्स में डाल दिया, इसको एक बॉक्स में डाल दिया, इसको एक बॉक्स में डाल दिया और इसको भी एक बॉक्स में डाल दिया। तो हर एक को अलग अलग बॉक्स में डाल दिया हमने। अब डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। अब हमें बॉक्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ये बॉक्स ऐसा का ऐसा रहने देना है, हमें बॉक्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। स्टेप 1 था सबसे पहले सारी चीज़ों को बॉक्स में डाल दो। फिर स्टेप 2 पे हम आते हैं, इसे हमने बॉक्स में डाला था ना, ठीक है। स्टेप 2 लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन।
अब ये जो इक्वेशन था वो ऑब्वियसली अनबैलेंस्ड था, इसलिए हम उसको बैलेंस्ड कर रहे हैं अलग अलग स्टेप से। सबसे पहला स्टेप था बॉक्स में डाल दो। अब सेकंड स्टेप है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है, जैसे कि ये Fe है, एक Fe लिख दो, H2O है, H2O है तो मतलब कि ये H है और ये O है, H लिख दो, O लिख दो। और कोई एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है सब लिख दो। Fe है, Fe हो गया, लिख दिया, H हो गया, H लिख दिया, O हो गया, O लिख दिया। ठीक है, हमने लिख दिया Fe, H और O, ये 3 एलिमेंट है। अब इस साइड कितने हैं उसके एटम्स और उस साइड कितने हैं वो लिखना है। तो रिएक्टेंट्स के साइड ये कितना है, 1 है। ठीक है, प्रोडक्ट्स के साइड Fe कितना है, 3 है, तो प्रोडक्ट्स के साइड कितना है, 3 लिखेंगे। अब H के कितने एटम्स है लेफ्ट साइड और राइट साइड, H के 2 एटम्स है लेफ्ट साइड तो 2 लिख दिया, और उस साइड भी 2 है तो 2 लिख दिया। ठीक है, अब O के इस साइड कितने एटम है और उस साइड, इस साइड 1 है और उस साइड 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्टेप 2 भी खत्म होता है। तो स्टेप 2 में कुछ नहीं था, बस हमें एलिमेंट्स जितने दिए हुए हैं उन एलिमेंट्स को लिख दो एक साइड पे, फिर उस एलिमेंट्स के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट्स वाली साइड कितने एटम्स है वो लिखना है, और राइट साइड कितने एटम्स है वो लिखना है। ठीक है, तो हमने Fe जो है वो रिएक्टेंट्स वाली साइड 1 था तो 1 लिखा, और प्रोडक्ट्स की साइड Fe के एटम्स 3 थे तो हमने 3 लिखे। फिर एलिमेंट है H के रिएक्टेंट्स वाली साइड 2 एटम थे तो हमने 2 लिखे, और प्रोडक्ट वाली साइड भी 2 थे तो हमने उधर भी 2 लिख दिए। फिर O है, O के रिएक्टेंट्स वाली साइड 1 था तो हमने 1 लिखा, और प्रोडक्ट वाली साइड 4 थे तो हमने 4 लिख दिए। अब हमारा स्टेप 2 भी खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं स्टेप 3 पे, जो कि है सिलेक्ट द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स एंड बैलेंस द एलिमेंट्स विच हैव हायर नंबर ऑफ एटम्स। हियर फर्स्ट बैलेंसिंग द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑफ Fe3O4। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, अब ध्यान से सुनना। यहाँ पर हमें बोला है कि इन तीनों एलिमेंट से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करने हैं उस एलिमेंट को चूज़ करो। तो यहाँ पर एक है और वहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो मतलब ये तो ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, मतलब ये 4 सबसे ज़्यादा एटम्स है। तो इसीलिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप 3 में हमें बोला था कि सबसे ज़्यादा एटम्स होने वाले एलिमेंट को सबसे पहले बैलेंस करना है। तो O के एलिमेंट को हमने चूज़ किया है क्योंकि प्रोडक्ट्स के साइड O के एलिमेंट 4 है, O के एटम 4 है और रिएक्टेंट्स वाली साइड 1 है। तो ये बैलेंस करने के लिए उधर 4 है तो इधर 4 करने के लिए हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ऑक्सीजन को चूज़ किया है क्योंकि उसके उस साइड 4 है और इस साइड 1 है। ठीक है, तो H2O था। अब इसका कोएफिशिएंट क्या हुआ, तो इसका कोएफिशिएंट 1 हुआ, 1 इंटू H2O इज इक्वल टू H2O। ठीक है, अब यहाँ पर 4 करने के लिए हम इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी 4 हो जाएगा, उस साइड भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का हमने बैलेंस कर दिया। Here it must be remembered that during balancing the atoms do not alter the chemical formula। हमें ये केमिकल फॉर्मूला जो है उससे इधर उधर नहीं करना है। जैसे कि to balance the oxygen atoms place coefficient 4 before H2O। बैलेंस करने के लिए हम ये जो 4 है
ये जो 4 है वो H2O के आगे लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको H2O4 करके नहीं लिख सकते, H2O4 करके नहीं लिख सकते। इसीलिए ये जो इक्वेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा। ये जो एलिमेंट O जो था उसको हमने बैलेंस किया तो ये 4 बन गया, तो ये जो 4 है वो ऐसे H2O के आगे लगाएंगे हम, 4H2O FeH2O Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो ये आधा हमने बैलेंस कर दिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इधर हमने 4 लगाया है, इधर 4 है। ठीक है, तो हमने O जो था ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस किया, यहाँ पे भी 4 उधर भी 4। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 4 पे, जहाँ पर हम H के हाइड्रोजन के एटम्स को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पर हमने 4 लगाए, तो 4H2O मतलब हाइड्रोजन के एटम्स 4 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 8 हो जाएंगे, 8 है हाइड्रोजन के एटम्स। तो इसीलिए वहाँ पर भी 8 करने के लिए हम ये जो H2 है इसे, ये जो H2 है इस मतलब यहाँ पर ऑलरेडी H के 2 एटम्स है, तो यहाँ पर 8 करने के लिए हम ये जो 2 है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे भी 8 होंगे, वहाँ पे भी 8 होंगे। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन के एटम्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 8 है, तो वहाँ पर 8 करने के लिए ये जो H2 था उसके 2 से 4 को मल्टीप्लाई किया ताकि उधर भी 8 हो जाए। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, Fe प्लस 4H2O gives us Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 2 8 एटम्स और वहाँ पर भी 4 2 8 एटम्स, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 एटम और यहाँ पर भी 4 एटम। अब स्टेप 5 है, ये जो Fe है उसका भी बैलेंस कर दो। यहाँ पे 3 है तो बस आगे 3 लगा दो, ये हो गया। ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब हमें ये जो बॉक्सेस है उसको रिमूव करना है। इट्स ओके, ये जो बॉक्सेस है उसको रिमूव कर देते हैं, तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, 3Fe प्लस 4H2O gives us Fe3O4 प्लस 4H2। तो हमारा अब ये जो इक्वेशन है वो पूरा बैलेंस हो गया है। Fe के 3 एटम H2 इंटू 4 तो 8 हो गया, H के 8 एटम और यहाँ पर भी H के 8 एटम और 4H2O मतलब ऑक्सीजन के भी 4 एटम, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 एटम। इसका मतलब अब हम बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो पूरा इक्वेशन कैसा है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब हमने बॉक्सेस रिमूव कर दिए, स्टेप 6 हमने कर लिया है। ये वाला इक्वेशन हमने ऑलरेडी ऊपर लिख के देख लिया है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1.4 आर इक्वल, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि ये जो एटम्स है वो इक्वल है। दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो मेथड थी, अलग अलग स्टेप्स थे। सबसे पहला स्टेप था जो भी इक्वेशन है उसको अलग अलग एलिमेंट्स को बॉक्सेस में डालो। ठीक है, उसके बाद इस साइड जो एलिमेंट्स है उसके कितने एटम्स है और उस साइड कितने एटम्स है वो लिखना था। उसके बाद फिर एक एलिमेंट को चूज़ करके दोनों साइड बैलेंस किया हमने।
जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 करने के लिए उसका जो कोएफिशिएंट है उसको 4 से मल्टीप्लाई किया। तो स्टेप 3 में ऐसा था, फिर स्टेप 4 में भी ऐसा था, फिर 5 में भी ऐसा था। उसके बाद स्टेप 6 था, ये जो बॉक्सेस थे उसको रिमूव करना है। अब ये जो मेथड थी बैलेंस करने की, एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ये जो मेथड थी, उस मेथड का नाम क्या है? हीट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड का नाम क्या है? हीट एंड ट्रायल मेथड। अब स्टेप 7, सबसे पहले तो इक्वेशन, वो जो इक्वेशन था वो तो बैलेंस हो गया, लेकिन स्टेप 7 में कुछ नहीं करना है, बस जो भी एलिमेंट है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वियस है, वो बताना है हमें। फिजिकल स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंसेस आर मेंशन्ड अलोंग विद द सिंबल्स टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए गैसेस के लिए G, लिक्विड्स के लिए L, सॉलिड्स के लिए S, एक्वियस के लिए AQ, ये सब लगाएंगे। S, L, G, AQ, ये सिंबल्स लगाएंगे ताकि हमें ये जो एलिमेंट है उसकी फिजिकल स्टेट पता चले। 3Fe, तो Fe जो है वो सॉलिड है, तो यहाँ पे S लगा दिया, H2O, फिर Fe3O4, फिर 4H2। ठीक है। समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, इफ एनी आर रिप्रेजेंटेड अबव एंड और बिलो द एरो। फॉर एग्जाम्पल CO2G plus 3H2G, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, CH3OHL, 6CO2G plus 6H2OL, सनलाइट, क्लोरोफिल, तो C6H12O6 एक्वियस प्लस 6O2। तो यहाँ पर हमें बोला है कि कभी कभी हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं या फिर दे सकते हैं, जैसे कि अगर हमें कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस पता है, हमें बतानी है, तो हम टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, वो सब बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रेशर दिया हुआ है, यहाँ पर टेम्परेचर, सनलाइट दी हुई है और क्लोरोफिल दिया हुआ है, तो हम ये बता सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरो के साथ, एरो के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा कवर किया, जिसमें हम केमिकल इक्वेशन से लेकर, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं से लेकर केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं उधर तक हमने देखा। अब क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने किया है। अब हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे डाइजेस्ट। इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 7 नंबर तक हमने अच्छे से किया है। ऑलरेडी मैं बहुत बार रिवाइज करा चुकी हूँ 1, 2, 3, फिर एक्टिविटी 1, 2, 3, तो फिर मैं वापस जाना नहीं चाहूँगी। क्वेश्चन नंबर 8, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? मैग्नीशियम रिबन जो है उसको जलाने से पहले उससे क्लीन क्यों किया जाता है, क्लीन क्यों करना पड़ता है? तो मैग्नीशियम रिबन इज मोर रिएक्टिव, इज हाईली रिएक्टिव, इज मोर रिएक्टिव। ये हमने ऑलरेडी एक्टिविटी 1.1 में देखा कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। एंड व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर अ लेयर ऑफ MgO इज फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर आ जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है। मैग्नीशियम रिबन जो है उसको जलाने से पहले सैंड पेपर से रब करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी एक लेयर होता है MgO का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन ऑलरेडी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है।
ठीक है। मैग्नीशियम रिबन बहुत रिएक्टिव है, इज मोर रिएक्टिव, और जब उसको एयर में एक्सपोज करते हैं तो उसके ऊपर MgO का एक लेयर बन जाता है। दिस लेयर ऑफ MgO इज रिमूव्ड बाय रबिंग विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर, देयरफॉर मैग्नीशियम रिबन इजीली रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, दस मैग्नीशियम रिबन बी इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो यहाँ पर हमें वो ही इक्वेशन दिया हुआ है जिसकी हम कब से चर्चा कर रहे थे, 2Mg + O2 gives us 2MgO। तो ये जो MgO का लेयर है वो सैंड पेपर से हटाया जाता है, और उससे अगर हम सैंड पेपर से हटा देते हैं तो मैग्नीशियम रिबन आसानी से जल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर से रब किया जाता है। ठीक है, क्या था ये क्वेश्चन? वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? मैग्नीशियम रिबन को हवा में, एयर में जलाने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो मोर रिएक्टिव है, और जब वो एक्सपोज्ड होती है एयर में तो उसके ऊपर अ लेयर ऑफ MgO, उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है उसके सरफेस के ऊपर। तो उसका हमें इक्वेशन दिया हुआ है 2Mg + O2। मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसके ऊपर MgO, ये एरो है, ठीक है, MgO का एक लेयर बन जाता है उसके ऊपर। तो ये जो लेयर है MgO का, उसे हम रब करके हटाते हैं। सैंड पेपर से जो मैग्नीशियम रिबन को रब करते तो तब हम MgO का जो लेयर है उसे हटाते हैं। ठीक है, दिस लेयर ऑफ MgO इज रिमूव्ड बाय रबिंग विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर। एयर में बर्न करने से पहले हम जो सैंड पेपर से रब करते हैं तब हम ये MgO का जो लेयर है उसे रिमूव करते हैं। इसीलिए उसके बाद ये लेयर को रिमूव करने के बाद मैग्नीशियम रिबन इजीली रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। वो जो MgO का लेयर है उसको रिमूव करने के बाद मैग्नीशियम रिबन इजीली ऑक्सीजन में रिएक्ट करता है। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे क्लीन किया जाता है। ये जो हमने एक्टिविटी 1.1 में देखा था वही क्वेश्चन था, और एक्टिविटी 1.1 मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाई थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें ये जो रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं उसके लिए एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन gives us hydrogen chloride, H2 plus Cl2 gives us 2HCl। ये गैस है, ये भी गैस, ये गैस है और ये भी गैस है, इन दोनों को मिलाया तो ये भी गैस मिला। H2, हाइड्रोजन के इधर भी 2 है उधर भी 2 है। एक सेकेंड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मतलब H2 प्लस Cl2, तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लगा दो, तो ये भी 2 हो जाएंगे, इधर भी 2 हो जाएंगे, इधर भी 2 और इधर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसके फिजिकल स्टेट्स लिखनी है। उसके बाद सेकंड नंबर है बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स अस, बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स अस बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो 3BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस गिव्स अस 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। तो बैरियम क्लोराइड मतलब
BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस, ये भी एक्वियस। अब इसको रिएक्ट प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, बैरियम सल्फेट, 3BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो 2AlCl3, तो यहाँ पर BaCl2, यहाँ पर भी 3 है और वहाँ पर भी 3, फिर Cl2 यहाँ पर भी, यहाँ पर 3 2 6 है और यहाँ पर 3 2 यहाँ पर भी 6। अब Al2 यहाँ पर 2 है और वहाँ पर भी 2, फिर SO4 थ्राइस मतलब 4 3 12, तो SO4 कितना है 12, तो 3 SO4 12। फिर थर्ड नंबर है सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम मतलब NaH2O, वाटर मतलब H2O, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH प्लस हाइड्रोजन, NaOH प्लस हाइड्रोजन। बस इसको अब हमें बैलेंस कर देना है। ठीक है, इसके बाद हम 10 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। फिर ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में था राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ये जो केमिकल रिएक्शंस हमें दिए हुए हैं उनका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना था। तो सबसे पहले था हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन क्लोराइड, तो H2 और Cl2, तो हमें 2HCl मिला। उसके बाद फिर बैरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट था, बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड मिला हमें, तो BaCl2 और Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, तो उसको बैलेंस किया, 3BaSO4 प्लस 2AlCl3, तो 3BaCl2 Al2SO4 3BaSO4 और 2AlCl3। उसके बाद सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो 2H2O 2NaOH प्लस H2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, यहाँ पर भी हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है उसके फिजिकल स्टेट सिंबल्स के साथ। ठीक है, तो नंबर वन है सॉल्यूशंस ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। तो यहाँ पर हमें बोला है कि सॉल्यूशंस ऑफ बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन एक पानी में रिएक्ट करके वो क्या दे रहा है हमें, बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, मतलब बैरियम सल्फेट के साथ जा रहा है और सोडियम क्लोराइड के साथ, मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अदला बदली हो रही है। ठीक है, तो इसका केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। बैरियम क्लोराइड तो BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 गिव्स अस BaSO4। इनसॉल्युबल BaSO4 मतलब वो सॉलिड होगा, प्रेसिपिटेट होगा। फिर 2NaCl। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन reacts with hydrochloric acid to produce sodium chloride solution and water। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, वो NaOH का सॉल्यूशन मतलब एक्वियस, फिर HCl का सॉल्यूशन मतलब वो भी एक्वियस, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं ताकि वो सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर मतलब H2O, ठीक है, ये प्रोड्यूस करे, मतलब NaOH प्लस HCl, तो NaCl प्लस H2O।
NaCl plus H2O।